नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है हिम्मत, हार और उम्मीद की। एक ऐसी दास्तान जहां एक बेबस लड़की की पुकार एक अनजान रिश्ते को जन्म देती है और एक परिवार को फिर से जोड़ देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस भावुक कहानी को, जो आपको रुलाएगी, हंसाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। शाम के 6 बज रहे थे, सूरज ढल चुका था और सरकारी दफ्तरों की रोशनी जल उठी थी। दिन भर की भागदौड़ और लोगों की भीड़ के बाद अब यहां एक अजीब सी शांति थी। अंदर बड़े से हॉल में पंखा अपनी धीमी चाल में घर घर की आवाज कर रहा था। कुछ सिपाही अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। एक उम्रदराज सिपाही रामलाल अपनी कुर्सी पर पैर फैलाकर अखबार के पन्ने पलट रहे थे। दूसरा नौजवान गोपाल मोबाइल पर कोई वीडियो देखकर मनी मन मुस्कुरा रहा था। माहौल में एक तरह की सुस्ती छाई हुई थी। तभी ऑफिस के भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक हल्की सी सरसराहट हुई। दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक दुबी पतली सी लड़की अंदर झांकने लगी। उसकी उम्र यही कोई 18 से 19 साल रही होगी। चेहरा थकान और चिंता से मुरझाया हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई डरा हुआ जानवर अपने लिए पनाह खोज रहा हो। शरीर पर धूल मिट्टी लगी थी, कपड़े जगह जगह से घिसे और फटे हुए थे। बिखरे बाल और नंगे पांव उसकी गरीबी और लाचारी की कहानी खुद बयां कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से ना ठीक से सोई है, ना कुछ खाया है। उसने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, साहब मेरी मदद कीजिए। मोबाइल में व्यस्त गोपाल ने नजर उठाकर उसे देखा और फिर रामलाल की तरफ देखकर आंख मारी। रामलाल ने अखबार नीचे किया, चश्मे के ऊपर से उसे घूरा और अपनी भारी आवाज में व्यंग से बोले, क्या मेरा लगा यहां? ये एसपी ऑफिस है, कोई धर्मशाला या शरणालय नहीं। भागो बाहर। लड़की उस कड़क आवाज से कांप गई। उसके कदम दरवाजे पर ही जम गए, पर वो वहां से हिली नहीं। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं भीख नहीं मांग रही साहब, मेरी छोटी बहन गायब हो गई है, प्लीज उसे ढूंढ दो। बहन गायब हो गई है? ये शब्द हॉल में गूंज गए। माहौल में जो सुस्ती थी वो अचानक टूट गई। कोने में बैठा एक मुंशी हंस पड़ा। गोपाल ने ताना मारा, वाह, बहन भी गायब हो गई? अब एएसपी ऑफिस को गुमशुदा बच्चों का हॉस्टल समझ लिया है क्या? हर दूसरे दिन कोई ना कोई आ जाता है मुंह उठाकर। रामलाल ने डांटते हुए कहा, दिमाग खराब है तेरा? यह सब काम थाने का है, यहां बड़े साहब बैठते हैं। चल हट यहां से, साहब का मूड खराब मत कर। लड़की की आंखें अब तक पूरी तरह से डबडबा चुकी थीं। गालों पर आंसू की लकीरें बन गई। उसने अपने मैले से झोले में हाथ डाला और एक पुरानी मुड़ी तुड़ी फोटो निकाली। तस्वीर बहुत धुंधली थी, रंग भी उड़ चुके थे। उसमें एक नन्ही सी बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी। ये मेरी बहन रानी, बस 10 साल की है। कल रात हमारी बस्ती से अचानक गायब हो गई, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि एक पल के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन रामलाल का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अरे बस्ती की बच्चियां तो अक्सर इधर उधर भाग जाती हैं, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में खुद लौट आएगी। अब हम किस किस को ढूंढते फिरें? चल काम मत बढ़ा हमारा, और वैसे भी ये काम हमारा नहीं है। जाओ अपने इलाके के थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। लड़की ने रोते हुए कहा, गई थी साहब, थाने गई थी। वहां के पुलिस अंकल ने मुझे भिखारी बोलकर भगा दिया, बोले ये सब ड्रामा कहीं और जाकर करना। यह सुनकर रामलाल और गोपाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे ये कोई रोज की बात हो। लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए, किससे मदद मांगे। वो वहीं जमीन पर बैठ जाने को थी। तभी अंदर केबिन से एक भारी और कड़क आवाज आई, क्या हो रहा है बाहर? इतना शोर क्यों है? यह आवाज थी एएसपी अर्जुन सिंह की। अर्जुन सिंह का नाम पूरे जिले में मशहूर था। उनकी ईमानदारी, अनुशासन और काम करने के तरीके के सब कायल थे। अपराधियों के लिए उनका नाम खौफ का दूसरा नाम था, लेकिन आम और गरीब लोगों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं थे। उनकी आवाज सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। रामलाल अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़े और अखबार समेटने लगे। गोपाल ने झट से मोबाइल अपनी जेब में डाल लिया। सब सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। रामलाल ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं सर, वो एक लड़की आई है, कह रही है कि उसकी बहन गायब हो गई है। अंदर से फाइल के पलटे जाने की आवाज आई और फिर अर्जुन की आवाज गूंजी, किसी का गायब होना कोई मामूली बात नहीं है रामलाल, और एक फरियादी की शिकायत और किसी की भीख में फर्क करना सीखो। भेजो उसे अंदर। रामलाल का चेहरा उतर गया। उन्होंने सहमी हुई लड़की की तरफ इशारा किया और धीरे से कहा,
जाओ, साहब बुला रहे हैं। लड़की कांपते हुए कदमों से केबिन की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं अंदर वाला साहब भी बाहर वालों जैसा ही ना हो। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, आवाज आई। सीमा, उस लड़की का नाम सीमा था, डरते डरते केबिन में दाखिल हुई। केबिन बहुत बड़ा और साफ सुथरा था। एक बड़ी सी मेज के पीछे आरामदायक कुर्सी पर एएसपी अर्जुन सिंह बैठे थे। उनकी वर्दी पर सितारे चमक रहे थे। चेहरा रौबदार था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने सीमा को ध्यान से देखा। उसका मासूम पर टूटा हुआ चेहरा, आंसुओं से भरी आंखें, डरी हुई आवाज। अर्जुन ने एक ही नजर में उसकी हालत का अंदाजा लगा लिया। उन्होंने अपने कुर्सी से उठकर पास रखी पानी की बोतल से गिलास में पानी भरा और सीमा की तरफ बढ़ाया। उनका स्वर इस बात बहुत नर्म था। बैठो बिटिया, पहले पानी पियो और डरो मत। बताओ क्या हुआ। किसी बड़े अफसर का इतना अपनापन देखकर सीमा हैरान रह गई। उसने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और एक ही सांस में पूरा पानी पी गई। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। साहब, मेरा नाम सीमा है और मेरी छोटी बहन है रानी। कल शाम को हमारी बस्ती के सारे लोग पास वाले हैंडपंप पर पानी भरने गए थे। बच्चे वहीं खेल रहे थे। जब सब वापस लौटे तो रानी नहीं मिली। पहले हमें लगा कि यहीं कहीं होगी, किसी के घर चली गई होगी। हमने पूरी रात उसे ढूंढा, हर घर, हर गली, पास के मैदान में, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सुबह मैं थाने गई थी, पर वहां उन्होंने मुझे भगा दिया। सीमा ने रोते हुए वो धुंधली सी फोटो अर्जुन की मेज पर रख दी। अर्जुन ने तस्वीर हाथ में ली, एक प्यारी सी बच्ची की मुस्कान। उन्होंने कुछ देर तक तस्वीर को देखा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। उनकी निगाहें उस तस्वीर पर जम सी गईं। कुछ पल के लिए केबिन में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे वक्त ठहर गया हो। अर्जुन ने तस्वीर से नजरें हटाई और सीमा से पूछा, अपना नाम क्या बताया तुमने बिटिया? जी, सीमा। ये फोटो बहुत पुरानी लग रही है, कहां खिंचवाई थी? सीमा की आंखों में फिर से उदासी छा गई। बहुत साल पहले साहब, मेरे पिताजी ने खिंचवाई थी, एक मेले में। उसके बाद तो वो हमें छोड़कर चले गए। अब हम दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा है। मैं पास की एक कोठी में साफ सफाई का काम करती हूँ और रानी का ध्यान रखती हूँ। वो मेरी दुनिया है साहब, प्लीज उसे ढूंढ लाइए। अर्जुन का गला भर आया। उन्होंने धीरे से पूछा, अब तुम्हारे पिता का नाम क्या था? हरपाल सिंह। ये नाम सुनना था कि अर्जुन की उंगलियां जो फाइल पर थीं वो वहीं रुक गईं। ये नाम किसी तीर की तरह उनके सीने में धंस गया हो। हरपाल सिंह, वही नाम जिसे उन्होंने अपने बचपन की धुंधली यादों में सुना था। वही नाम जिसके जाने के बाद उनका बचपन एक अनाथालय की चारदीवारी में गुजरा था। उनकी नजर अचानक सीमा की दाहिने बाह पर पड़ी। जहां कपड़ा थोड़ा फटा हुआ था, वहां एक पुराना गहरा जलने का निशान था। अर्जुन ने अपनी आवाज को काबू में करते हुए पूछा, ये चोट का निशान कैसा है? सीमा ने अपने निशान को देखा और बोली, ये बचपन का है साहब। हमारी झोपड़ी में आग लग गई थी, मैं उसी में जल गई थी। पिताजी मुझे बचा रहे थे, उन्होंने ही मुझे बाहर निकाला था। उसके कुछ दिन बाद वो कहीं चले गए। लोगों ने कहा कि वो हमें छोड़कर भाग गए। अर्जुन का दिल किसी ट्रेन की तरह दौड़ने लगा। उनके कानों में किसी के चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। उनकी आंखों के सामने आग की लपटें नाचने लगीं। उनके बचपन का वो भयानक हादसा, वो आग, वो हादसा जिसने उनका पूरा परिवार छीन लिया था। उन्हें भी तो एक ऐसा ही निशान पीठ पर मिला था। उन्हें याद आया कि कैसे किसी ने उन्हें जलती झोपड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया था, और जब उन्हें होश आया तो वो एक अनाथालय में थे। उन्हें बताया गया था कि उनके परिवार में कोई नहीं बचा। अर्जुन ने अपनी कांपती हुई आवाज में एक आखिरी सवाल पूछा, सीमा, तुम्हें अपने पिताजी की शक्ल याद है? सीमा ने अपनी आंखें झुका ली। बस थोड़ा थोड़ा, बहुत धुंधली सी याद है। बड़े मजबूत कदकाठी के थे, लेकिन वो हमें छोड़ गए। हमारी मां तो पहले ही नहीं थी, पिता भी छोड़ गए। अर्जुन अपनी कुर्सी से ऐसे उठे जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। उनकी आंखों में अब सिर्फ आंसू थे। वो अपनी मेज के दूसरी तरफ आए और सीमा के पास आकर खड़े हो गए। नहीं, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे। उन्हें मजबूरी में दूर होना पड़ा था, और शायद वो तुम्हारे ही पिता मेरे भी पिता हैं। सीमा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आपका क्या मतलब है साहब? आप क्या कह रहे हैं?
अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक सख्त पुलिस अफसर जिसके नाम से अपराधी कांपते थे, आज एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। सीमा, मैं भी हरपाल सिंह का बेटा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई अर्जुन। ऑफिस के उस शांत केबिन में जैसे एक धमाका हुआ। सन्नाटा इतना गहरा गया कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। सीमा के होठ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। भैया, आप सच कह रहे हैं? मेरे भैया तो वो तो उस आग में। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। नहीं, मैं जिंदा था। उस हादसे में मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था। किसी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर वहां से मैं अनाथालय चला गया। मुझे बताया गया कि मेरी एक छोटी बहन भी थी जो हादसे में नहीं रही। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था और तुमने मुझे। भगवान, आज इतने सालों बाद। अर्जुन ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। उसमें एक बहुत ही पुरानी करनोबेला तस्वीर थी। एक आदमी, एक छोटा लड़का और गोद में एक नन्ही सी बच्ची। वो तस्वीर सीमा की तस्वीर से हूबहू मिलती थी। सीमा अब खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। भैया कहकर वो अर्जुन के गले लग गई। इतने सालों का दर्द, अकेलापन, बेबसी सब आंसुओं में बह रहा था। भाई बहन इतने सालों बाद मिले थे, एक ऐसी जगह पर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बाहर हॉल में बैठे सिपाही और मुंशी दरवाजे की दरार से ये सब देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जिस लड़की को वो भिखारी समझकर दुत्कार रहे थे, वो उनके सबसे बड़े साहब की सगी बहन निकली। रामलाल को तो चक्कर आने लगा था। अब ये मामला सिर्फ एक लापता बच्ची का नहीं था, ये एक परिवार की अधूरी गाथा थी जिसे आज पूरा होना था। अर्जुन ने सीमा को संभाला, उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके सर पर हाथ फेरा। चुप हो जा मेरी बहन, अब मैं आ गया हूं। रानी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो जमीन के नीचे हो या आसमान में। उनके अंदर का अफसर अब जाग चुका था, लेकिन इस बार मिशन पर्सनल था। उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया। उनकी आवाज में अब वही पुरानी कड़कपन लौट आया था, लेकिन उसमें एक अजीब सी अर्जेंसी थी। रामलाल, गोपाल, तुरंत मेरे कैबिन में आओ। दोनों सिपाही लगभग भागते हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो नजरें झुकाए खड़े थे। अर्जुन अपनी कुर्सी पर वापस बैठ चुके थे। उनका चेहरा इस्पात की तरह सख्त था। पूरे जिले में अलर्ट जारी करो। शहर के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगाओ। हर चौकी, हर थाने में इस बच्ची की फोटो भेजो। वायरलेस पर मैसेज फ्लैश करो। एक 10 साल की बच्ची, नाम रानी, कल रात से बस्ती इलाके से लापता है। हर हाल में उसे ढूंढना है। यह केस अब से मेरी सीधी निगरानी में चलेगा। मुझे हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए। दोनों सिपाही जय हिंद सर बोलकर ऐसे भागे जैसे उनकी जान बच गई हो। देखते ही देखते पुलिस मशीनरी हरकत में आ गई। जो ऑफिस 5 मिनट पहले सुस्ती में डूबा हुआ था, वहां अब तूफान आ गया था। फोन की घंटियां बजने लगीं, वायरलेस सेट खड़कने लगे। जीप सायरन बजाती हुई शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। जिस थाने ने सीमा को भगाया था, वहां के थानेदार को जब एएसपी साहब का सीधा फोन आया तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। अर्जुन ने उसे सिर्फ इतना कहा, शर्मा जी, जिस लड़की को आपने सुबह भगाया था वो मेरी बहन है, और जो बच्ची गायब है वो भी मेरी बहन है। अगर कल सुबह तक वो मुझे सही सलामत नहीं मिली तो अपनी वर्दी उतारने के लिए तैयार रहना। थानेदार के पसीने छूट गए। उसने अपनी पूरी फोर्स को उस बस्ती में उतार दिया। अर्जुन ने सीमा को अपने पास बिठाए रखा। वो बार बार उसे दिलासा दे रहे थे, चिंता मत कर सीमा, हमारी पुलिस बहुत काबिल है, वो जरूर रानी को ढूंढ लेगी। घंटे बीतते जा रहे थे। रात गहरा रही थी। सीमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अपने भाई के पास होने से उसे एक अजीब से हिम्मत भी मिल रही थी। तकरीबन रात के 11 बजे अर्जुन के वायरलेस पर एक संदेश आया। एक खबरी ने बताया था कि बस्ती के पास वाली पुरानी जूट मिल के गोदाम में कुछ लोगों ने एक बच्ची को छिपा कर रखा है। वो लोग शायद बच्ची को बेचने की फिराक में थे। अर्जुन ने तुरंत एक टीम को उस गोदाम पर रेड करने का आदेश दिया। वो खुद भी जाने के लिए उठे, लेकिन फिर सीमा को देखकर रुक गए। उसे इस हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। अगले 15 मिनट सीमा और अर्जुन के लिए सदियों जैसे थे। हर एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा था। फिर अर्जुन के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर की आवाज आई, सर मुबारक हो, बच्ची मिल गई है। वो थोड़ी डरी हुई है पर एकदम सही सलामत है। हमने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सीमा के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, मिल गई सीमा, हमारी रानी मिल गई। सीमा खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर महीनों बाद वैसे ही रौनक लौटी थी
जैसी उस पुरानी तस्वीर में थी। आधे घंटे बाद पुलिस की जीप एएसपी ऑफिस के सामने आकर रुकी। एक महिला कांस्टेबल रानी को लेकर अंदर आई। रानी बहुत डरी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। जैसे उसने सीमा को देखा, वो दीदी कहकर दौड़ पड़ी और सीमा से लिपट गई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर बहुत देर तक रोती रहीं। ये खुशी के आंसू थे, मिलन के आंसू थे। अर्जुन एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थीं। आज वो सिर्फ एक अफसर नहीं थे, वो एक भाई थे, एक परिवार के मुखिया थे जिसने अपने खोए हुए हिस्से को वापस पा लिया था। जब दोनों बहनों का रोना कुछ कम हुआ तो अर्जुन उनके पास गए। उन्होंने रानी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। रानी ने डरते डरते उनकी तरफ देखा। सीमा ने उसे बताया, रानी, ये हमारे भैया हैं, हमारे बड़े भैया। रानी ने मासूमियत से पूछा, हमारे भी भैया हैं? अर्जुन मुस्कुराए और उसे गोद में उठा लिया। हाँ बेटा। उस रात अर्जुन ने उन सिपाहियों को कुछ नहीं कहा जिन्होंने सीमा से बदतमीजी की थी। उन्हें उनकी सजा मिल चुकी थी। उनके जमीर ने ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया था। अर्जुन दोनों बहनों को लेकर ऑफिस से बाहर निकले। उनकी सरकारी गाड़ी तैयार खड़ी थी। उन्होंने दोनों को प्यार से पीछे की सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ गए। गाड़ी जब उनके सरकारी बंगले की तरफ चली तो सीमा और रानी हैरान होकर बाहर की चमचमाती दुनिया देख रही थीं। उनके लिए यह सब एक सपने जैसा था। जब गाड़ी बंगले के गेट पर रुकी तो गेट पर एक खूबसूरत और सुलझी हुई महिला खड़ी थी। वो अर्जुन की पत्नी नेहा थी। अर्जुन को देर हो रही थी तो वो चिंता में बाहर टहल रही थी। जब उन्होंने अर्जुन के साथ दो अनजान मैले कुचैले कपड़ों में लड़कियों को उतरते देखा तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, इनसे मिलो, ये सीमा है और ये रानी मेरी बहनें। नेहा चौंक गई। आपकी बहनें? पर आपने तो कहा था कि आपका कोई नहीं है। अर्जुन ने नेहा का हाथ पकड़ा और संक्षेप में उसे पूरी कहानी बताई कि कैसे एक हादसा हुआ, कैसे वो बिछड़ गए और कैसे किस्मत ने आज उन्हें फिर से मिला दिया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो एक बहुत ही नर्म दिल की औरत थी। उसने आगे बढ़कर सीमा और रानी को गले लगा लिया। आज से ये घर सिर्फ हमारा नहीं, तुम दोनों का भी है। मुझे हमेशा से एक ननद की कमी महसूस होती थी। भगवान ने आज मेरी सुन ली। उसने दोनों बहनों का हाथ पकड़ा और प्यार से उन्हें अंदर ले गई। घर बहुत बड़ा और सुंदर था। सीमा और रानी के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। नेहा ने उन्हें गर्म पानी से नहाने में मदद की, अपने कपड़े दिए और फिर चारों ने एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया। सालों बाद उस रात उस घर में एक पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा था। सीमा और रानी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी किस्मत ऐसे भी बदल सकती है। खाना खाते हुए रानी ने अर्जुन से पूछा, भैया, क्या अब हम यहीं रहेंगे? हमें वापस उस बस्ती में तो नहीं जाना पड़ेगा? अर्जुन ने उसका गाल सहलाते हुए कहा, कभी नहीं। अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। तुम दोनों मेरे साथ अपने भाई के साथ रहोगी। तुम स्कूल जाओगी, पढ़ोगी, लिखोगी और बहुत बड़ी अफसर बनोगी। उस रात जब सीमा और रानी आरामदायक बिस्तर पर लेटी तो उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि आने वाले कल के खूबसूरत सपने थे। बाहर अर्जुन और नेहा अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर उन दोनों के भविष्य की योजना बना रहे थे। एक अधूरी गाथा आज पूरी हो चुकी थी। किस्मत ने जो पन्ने फाड़ दिए थे उन्हें आज फिर से जोड़ दिया था और इस नई कहानी की शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। उस रात जब शहर सो रहा था, अर्जुन सिंह के बंगले की एक खिड़की में देर तक रोशनी जलती रही। यह सिर्फ एक बल्ब की रोशनी नहीं थी, बल्कि बरसों से बुझे हुए रिश्तों के दिए की लौ थी। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन और उनकी बहनों की कहानी। कैसी लगी आपको? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपना प्यार दिखाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अर्जुन सिंह के बारे में क्या राय है। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।